व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे मस्त हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, हम लेक्चर नंबर 89 पर पहुंच चुके हैं। इस वीडियो सीरीज के चैप्टर 8 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बहुत छोटा सा वीडियो ये आपके लिए बनाया है। इसमें हम देखेंगे शेयर कैपिटल क्या होता है और उसकी क्या क्लासिफिकेशंस हैं। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये सारी क्या टर्म्स हैं, इनको हम थॉरली समझेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कि जो शेयर कैपिटल है उसको अपन लोग बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म में होता था वैसे नहीं होता। नो डाउट इंट्रिंसिक मीनिंग वही रहेगा। ठीक है कि शेयर कैपिटल एक लाइबिलिटी है, बट उसको शो कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है बैलेंस शीट में, वो देखेंगे। देन उसके बाद आएगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ये क्या होता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट छोटा सा टॉपिक रहेगा, बेसिक्स ऑफ आईपीओ करेंगे और ये देखेंगे कि शेयर होल्डर्स को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से बेनिफिट क्या क्या मिलता है। ठीक है। चलो, अब बिल्कुल देरी नहीं करेंगे बच्चों, कॉपी पेन निकाल लो, बहुत मजा आने वाला है। और अब हम शुरू करते हैं। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। बच्चों, क्या होता है जब कभी भी किसी कंपनी को, सपोज किसी कंपनी को पैसों की जरूरत है। ठीक है। कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी। ठीक है। मान लो किसी कंपनी को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस है पैसे जुटाने के। ठीक है। बैंक के पास जा सकती है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से किसी से ले सकते हैं, उनके प्रमोटर्स, है ना। उसमें से एक वन ऑफ द वे ये आता है कि कंपनी अपना ओनरशिप डाइल्यूट करके भी पैसा रेस कर सकती है। जैसे आप देखते थे पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था, एक नया पार्टनर आता था, कुछ पैसा लेके आता था और बदले में उसको पार्टनरशिप फर्म की ओनरशिप मिलती थी, है ना। ऐसा ही होता था। इन द सेम वे कंपनी के केस में भी ऐसा हो सकता है कि कंपनी के प्रमोटर्स अपनी थोड़ी सी ओनरशिप डाइल्यूट करेंगे। ठीक है। और बदले में वो पैसा रेज करेंगे। वो पैसा कंपनी की ग्रोथ पर लगेगा, मतलब जिन भी कामों में लगेगा। बट इस मेथड में क्या इशू आता है, शेयर्स का। ठीक है। ऑनरशिप के बदले में जो बच्चों पैसा कंपनी को मिलता है उसको अपन लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। जैसे पार्टनरशिप फर्म में होता था कि कोई भी पार्टनर जब पैसा लेके आए वो फर्म की लाइबिलिटी थी ना, वैसे ही ये भी एक तरह से इंटरनल लाइबिलिटी होती है। आगे जाके मैं आपको बाइफरकेट करूंगा बच्चों थोड़ा डीपली। सपोज कंपनी ने मान लो 2 करोड़ रेज करा। ठीक है। अब अगर तो पार्टनरशिप फर्म होती, सपोज अगर पार्टनरशिप फर्म होती, तब तो बच्चों ये 2 करोड़ की 2 करोड़ इंटरनल लाइबिलिटी होती, है ना। 2 करोड़ की 2 करोड़ लाइबिलिटी होती और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये पैसा रिफ्लेक्ट करेगा। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 2 करोड़ रेज करा तो 2 करोड़ इंटरनल लाइबिलिटी हो भी सकती है या 2 करोड़ से कम भी हो सकती है। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा प्रीमियम का कॉन्सेप्ट। कभी कभार कंपनी जो है वो प्रीमियम पर शेयर्स इशू करती है, तो जो प्रीमियम का पैसा होता है वो उसको इंटरनल लाइबिलिटी नहीं मानती। ठीक है बच्चों, आगे जाके इसको अपन डिटेल में देखेंगे। हाल ही के टाइम पे आप ये समझ लो कि जो कंपनी पैसा रेज करेगी वो उसकी लाइबिलिटी है। आगे जाके डीप में देखेंगे, कुछ केसेस आएंगे कि कुछ पोर्शन ऑफ द रेज्ड कैपिटल लाइबिलिटी नहीं भी हो सकता। ठीक है। अब मैं बच्चों आपको शेयर्स का कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये कंपनी के केस में शेयर्स का कॉन्सेप्ट बड़ा रेलेवेंट है और इसी में ही आएगा। ठीक है। शेयर होता क्या है? शेयर पूरी ऑनरशिप का एक छोटा सा टुकड़ा है। मतलब पूरी 100% ऑनरशिप को मान लो आप छोटे टुकड़ों में बांट दो, तो दैट इज शेयर। सपोज एग्जांपल से बच्चों क्लियर होगा। मान लो एक कंपनी ने 100 शेयर इशू करे हैं। 100 शेयर इशू करने का मतलब है
कि जो कंपनी की 100% ऑनरशिप है, कंपनी की 100% ऑनरशिप है, इट इज इक्विवेलेंट टू 100 शेयर्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ए कोई प्रमोटर है जिसके पास 50 शेयर्स थे, बी कोई अलग प्रमोटर है जिसके पास 50 शेयर्स थे, टोटल इशूड कितने हैं? 100। तो इट मींस 100 का 50% ए के पास है, 50% ही बी के पास है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए और बी की मालकियत 50-50% है। क्लियर है बच्चों? कहने का मतलब जब भी कंपनी की बात आएगी ना, तो हम ऑनरशिप को शेयर्स की टर्म में बात करेंगे, शेयर्स की टर्म में बात करेंगे जब ऑनरशिप की बात आएगी। क्लियर है? अब बच्चों यही केस है, सपोज यही केस है कि ए और बी के पास 50-50 है। कंपनी ने क्या करा, 50 शेयर्स और इशू कर दिए सी को। और कंपनी कर सकती है, कंपनी के पास एक पावर होती है इशू करने की, वो कंपनी कर सकती है। अब सी को भी 50 शेयर इशू कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल शेयर्स कितने हो गए? 150। 150 शेयर्स में से ए के पास कितने हैं? 50। बी के पास कितने हैं? 50। सी के पास कितने हैं? 50। तो हम बोल सकते हैं कि जो तीनों की मालकियत कितनी कितनी है? 1/3 1/3 1/3। मतलब कहने का मतलब पता क्या है बच्चों? पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता था? पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता था कि आप बताते थे कि सपोज ए है, ये 1/4 का मालिक है, बी है, ये 1/2 का मालिक है, ठीक है, सी है, ये 1/2 का मालिक है ना? पार्टनरशिप फर्म के केस में अपन लोग इस तरीके से बात करते थे, ठीक है। अब कंपनी के केस में ऐसे बात नहीं होगा। कंपनी के केस में जो ऑनरशिप है ना, वो हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स दैट अ shareholder is होल्डिंग। ठीक है बच्चों, कंपनी के केस में जो ऑनरशिप की बात करेंगे वो अपन इस टर्म में करेंगे कि यार इसके पास इतने शेयर्स हैं। मान लो कोई बंदा आया, ठीक है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, ठीक है, आप उसको बोलो कि यार इसके पास ना 90% ऑफ द टोटल शेयर्स है, मतलब ये 90% का मालिक है। ठीक है बच्चों, मतलब जो मालकियत की बात करनी है, अब ऑनरशिप की जो बात करनी है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बात करेंगे। ठीक है, अब बच्चों आगे एक और बड़ी बेसिक टर्म है फेस वैल्यू, कि हर एक शेयर की एक फेस वैल्यू होती है। बच्चों आपने देखा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कंपनी क्या करती है, इशू करती है शेयर, है ना, किसी को भी करती है। अब आप ये मान के चलो कि शेयर एक प्रोडक्ट है कंपनी का, ऐसे मानो बच्चों, शेयर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि कंपनी सेल करती है। ठीक है, कंपनी सेल करती है प्रोडक्ट, और कंपनी को उसके बदले में पैसा मिलता है, ऐसा समझो इसको। ठीक है, कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बेचा और उसके बदले में उसको पैसा मिला, ऐसा। और करती भी कंपनी ऐसा ही है कि कंपनी इशू करती है शेयर्स, ठीक है, इशू करती है शेयर्स और उसको पैसा मिलता है। ठीक है, अब आप शेयर को एक प्रोडक्ट मान के चलो, ओके। इस शेयर की बच्चों एक एक प्रोडक्ट है तो एक वैल्यू होगा, एक इसका नॉमिनल वैल्यू होता है, जो इसका बहुत ही बेसिक बड़ा थोड़ा सा वैल्यू होता है, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू, या इसके फेस के ऊपर भी लिखा होता है शेयर के, मतलब शेयर अगर अब तो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में आ गए ना, पहले टाइम पे क्या होता था, शेयर्स जो होते थे एक फिजिकल सर्टिफिकेट की फॉर्म में होते थे। ठीक है, सॉरी, जैसे कि आपके पास नोट होता है ना, आपके पास करेंसी नोट है, 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है। अब जो उस पे 20 रुपए लिखा हुआ है ना, वो क्या बताता है, वो उसकी वैल्यू बताता है उस नोट की। उस कागज की तो अपनी कोई वैल्यू नहीं है, जो उस पे लिखा है वो उसकी वैल्यू बन जाती है। इन द सेम वे बच्चों, हर एक शेयर के ऊपर एक वैल्यू लिखी होती थी, जिसको हम बोलते हैं उस शेयर की फेस वैल्यू।
क्या बोलते हैं, उस शेयर की फेस वैल्यू ये थी। क्लियर है बच्चों कि फेस वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू है, हर शेयर के ऊपर मेंशन्ड होती है ये, ठीक है, इसी को फेस वैल्यू बोलते हैं। और जो कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये इसमें कंपनी को बताना पड़ता है कि हर एक शेयर की, नॉर्मली हर एक शेयर की कितनी फेस वैल्यू है। और बच्चों ये नॉर्मली होती पता है कितनी है, ये 10 भी हो सकती है, ठीक है, ये 10 20 इतनी रहती है ये वैल्यू, 50 100 ज्यादा नहीं, ठीक है, जो फेस वैल्यू है वो इतनी रहती है, ठीक है। आपको ये कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी बतानी पड़ेगी कि जो आपकी शेयर्स हैं उसकी फेस वैल्यू क्या है, ठीक है, ये डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बताओ ही ना, पब्लिक को ये पता होना चाहिए, जिनसे आप पैसा रेज कर रहे हो उनको पता होना चाहिए कि आपके जो शेयर्स वो खरीद रहे हैं उसकी फेस वैल्यू क्या है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। आगे जाके आपको बच्चों पता लगेगा कि जो पैसा रेज कंपनी करती है, जो लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर आती है, वो उतनी ही आएगी जितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, पूरे के पूरी नहीं आती बच्चों। होता ये है, मान लो 10 रुपए का शेयर कंपनी ने 15 रुपए में इशू करा, ठीक है, अब वैल्यू तो इंट्रिंसिक 10 ही है ना, तो जो कंपनी पर इंटरनल लाइबिलिटी रहेगी ना वो 10 ही रहेगी। इंटरनल लाइबिलिटी जो रहेगी वो 10 ही रहेगी, और जो एक्स्ट्रा 5 कमाया ना प्रीमियम का, वो उसका एक तरह से प्रॉफिट है, वो कंपनी का प्रॉफिट है, वो लाइबिलिटी नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म की टर्म में अगर आप समझो तो 15 में से 10 रुपए ही कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, 5 रुपए कैपिटल में नहीं जाते बच्चों। ये पार्टनरशिप फॉर्म की टर्म में आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ कि हर एक शेयर की एक फेस वैल्यू होती है जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। जैसे आपने बैंक नोट देखते हो, आपके पास 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, तो उनकी एक फेस वैल्यू है जो उस पर लिखी होती है। इन द सेम वे जब शेयर एज अ फिजिकल सर्टिफिकेट फॉर्म में होते थे तो उस पर लिखी रहती थी। अब डीमैट फॉर्म में आ गए हैं, अब तो कोई फिजिकल कॉपी नहीं है, बट यू विल हैव टू बिलीव कि भाई इस शेयर की फेस वैल्यू इतनी है, वो आपको कंपनी डिस्क्लोज करेगी, ठीक है। वो वैल्यू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी मेंशन होगी, वो वैल्यू बैलेंस शीट में भी मेंशन होती है बच्चों, और वो कंपनी के लिए फिक्स होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आज मान लो 500 शेयर इशू कर रही है तो उसकी फेस वैल्यू है लेट्स सपोज 10 रुपए, ठीक है, कल को फिर 500 इशू करेगी तो उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी लेट्स सपोज 20। ऐसा नहीं है, कंपनी ने एक बार डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है, कि भाई हमारी फेस वैल्यू शेयर की ये रहेगी, अब वो यही रहने वाली है, अब ये चेंज नहीं होगी बच्चों, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा बच्चों। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, जैसे शेयर्स होते क्या है, इस वजह से मैं इस पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड करूंगा ताकि आपको इसकी क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। शेयर होता क्या आपको क्लियरली पता लग गया कि पूरी की पूरी ऑनरशिप को हम छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देते हैं, हम स्मॉलर यूनिट्स में बांट देते हैं बच्चों सारी ऑनरशिप को, और हर एक यूनिट को बोला जाता है, एवरी यूनिट इज कॉल्ड एज शेयर, ठीक है। ये आपकी मर्जी है बच्चों कि आप 100% ऑनरशिप को कितने यूनिट्स में बांटते हो। मान लो सपोज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, सपोज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, वो 100% ऑनरशिप को मान लो 1 लाख यूनिट्स में बांटती है, मतलब वो 1 लाख शेयर्स में बांट देगी। हो सकता है डीईएफ लिमिटेड कोई कंपनी है, ठीक है, वो 100% ऑनरशिप को लेट सपोज 1 करोड़ यूनिट्स में बांट देगी, 1 करोड़ शेयर्स में बांट देगी। मतलब ये कंपनी की मर्जी है। आपकी ऑनरशिप कितनी होगी, ऑनरशिप कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि आपने शेयर्स कितने होल्ड करके रखे हैं आउट ऑफ द टोटल इशूड शेयर्स। क्लियर है बच्चों। मान लो अगर कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू करे हैं, 1000 शेयर इशू करे हैं, तो अगर किसी के पास 500 शेयर है,
तो इट मीन्स वो 50% कंपनी का मालिक है। अगर किसी के पास 100 शेयर है तो इट मीन्स वो 1/10 ऑफ द कंपनी का मालिक है ना। मतलब शेयर क्या है बच्चों? शेयर इज जस्ट अ मेजर ऑफ ओनरशिप, कि मालकियत को एक दिखाने का तरीका है शेयर। आप पार्टनरशिप फर्म में शेयर की बात नहीं करते थे, आप क्लियरली लिखते थे कि भाई फला फला पार्टनर है वो 25% का मालिक है, फला फला पार्टनर है वो 30% का मालिक है, ऐसे लिखते थे ना। ठीक है, 1/4, 1/2, 1/6 एक्सेट्रा, है ना। कंपनी के केस में आप बोलोगे ऐसे नहीं, जबकि बात वही निकलती है, बात वही निकल रही है, कहने का तरीका अलग है कि ओनरशिप को अपन लोग शेयर्स की टर्म में बताते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों मान लो कंपनी के दो प्रमोटर्स हैं, ए के पास है सिर्फ 1000, बी के पास है 15, और टोटल इशूड शेयर्स भी 1500 हैं। बी के पास सॉरी 15 नहीं 500, ठीक है, और टोटल इशूड शेयर कितने हैं 1500। तो इट मींस 1000 वाले के पास अब 15,000 शेयर हैं आउट ऑफ 1500, मालकियत आ गई 66%, बी के पास मालकियत आ गई 33%। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट होता, लेट सपोज टोटल यही रहते, ए के पास इतने ही रहते, बी के पास भी इतने ही रहते, बट टोटल इशूड शेयर्स होते 3000, होते 3000। हो सकता था कि भाई 1500 जो रह गए वो सी के पास है, तब बच्चों इनकी मालकियत चेंज हो जाती। ए की मालकियत सीधी सीधी कितनी आ जाती, 1000/3000 इंटू 100, दैट इज अराउंड 33%। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स रिप्रेजेंट्स योर ओनरशिप। ठीक है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किसी प्रमोटर के पास, किसी शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स हैं, नंबर वन। नंबर टू, कंपनी ने टोटल कितने शेयर्स इशू करे हैं, कितने शेयर्स बांटे हैं, तो वहां से आपको ओनरशिप की परसेंटेज पता लग जाएगी बच्चों। जैसे अब इसी केस में एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो कंपनी सी को 500 शेयर्स और इशू कर देती है, ए और बी को नहीं छेड़ रही है अभी। देखो, ए और बी को नहीं छेड़ रही है अभी, सी को 500 और इशू कर दिए, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 2000 शेयर्स हो गए। 2000 में से ए के पास है 1000, 50% ऑनरशिप, बी के पास है 500, 25% ऑनरशिप। इस तरीके से जैसे जैसे कंपनी शेयर इशू करती जा रही है, एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स के पास शेयर तो उतने ही है, शेयर उतने ही रह रहे हैं, बट मालकियत कम होती जा रही है बच्चों। आई होप आप ये चीज देखो, कितनी बारीक चीज है। मतलब ए के पास पहले भी 1000 थे, बाद में भी 1000 थे, ठीक है, बट पहले ऑनरशिप परसेंटेज थी 66%, अब ऑनरशिप परसेंटेज है 50%। ठीक है ना, क्योंकि और भी इशू कर दिए गए। ठीक है बच्चों, अब आपको क्लियर हुआ कि शेयर क्या होता है, एक छोटा सा टुकड़ा है पूरी ऑनरशिप का। ठीक है, और ये ऑनरशिप का एक तरह से मेजर होता है। जिन लोगों के पास जितने ज्यादा शेयर होंगे उस हिसाब से उनकी मालकियत होगी। शेयर एक कंपनी का एक प्रोडक्ट जैसे है, इसके ऊपर जैसे बाकी हमारे नोट्स के ऊपर वैल्यू लिखी होती है, इसके ऊपर भी वैल्यू लिखी होगी, जिसको नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। नॉर्मली ये 10, 20, 50 इतनी होती है। ठीक है बच्चों, इसको फेस वैल्यू भी आप कह सकते हो। इसका रेलेवेंस ये है बच्चों, कंपनी चाहे जितना मर्जी पैसा रेस कर ले, पर अपनी बुक्स में एज अ इंटरनल लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड करती है ना, जो रिकॉर्ड करती है वो अकॉर्डिंग टू फेस वैल्यू ही करती है। ये आपको याद रखना है। मान लो कंपनी ने 2 करोड़ रुपया, सपोज ए कोई शेयर होल्डर है, ए ने कंपनी को 2 करोड़ दिया। अब ए ना
एक क्या करेगा, ये सोचेगा यार जैसे मैं पार्टनरशिप फर्म को 2 करोड़ देता था तो मेरी 2 करोड़ की कैपिटल बन जाती थी, है ना? बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। ए को अच्छे से देखना पड़ेगा कि कंपनी ने शेयर्स यार प्रीमियम पे तो नहीं इशू करे। अगर तो प्रीमियम पे ना करे हो, आगे जाके मैं बताऊंगा प्रीमियम में कैसे होता है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो 2 करोड़ की 2 करोड़ एज अ इंटरनल लाइबिलिटी रहेगी। बट अगर प्रीमियम पे कर दिए, मतलब शेयर्स महंगे बेच दिए कंपनी ने, तो लाइबिलिटी उतनी रहेगी जितनी शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? मतलब कल को आप उन शेयर्स को एज अ बैंक के नोट समझो। आप वो नोट्स लेके जाओगे बैंक। बैंक कौन? कंपनी। तो कंपनी वही वैल्यू मानेगी जो फेस वैल्यू है, ना कि वो वैल्यू जो आपने पे करी है। बिकॉज आपकी पेड वैल्यू उस फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है। कंपनी कई बार शेयर्स महंगे बेचती है, मतलब जो वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, अब सपोज मान लो किसी कंपनी ने 1 करोड़ टोटल शेयर इशू करे, ठीक है? राम के पास 1 करोड़ में से 50 लाख शेयर्स थे। तो हमने क्या बोला है कि जो शेयर है वो ऑनरशिप के बारे में बताता है, यही बोला है ना? तो 1 करोड़ में से 50 लाख है, तो राम की मालकियत कितनी है? 50%। आप पार्टनरशिप फर्म की तरह ऐसे नहीं लिखोगे बच्चों कि राम जो है 1/2 ऑफ द फर्म का मालिक है। नो, यू हैव टू से ओनली वन थिंग कि राम के पास 50 लाख शेयर्स हैं, टोटल इशूड शेयर्स 1 करोड़ है। ये चीज ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी बच्चों। क्लियर है कि राम ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा कि राम जो है वो आधी कंपनी का मालिक है। क्लियर है बच्चों? एक बार जो हमने पढ़ा उसको समराइज कर देते हैं। शेयर क्या होता है? एक छोटा सा टुकड़ा है पूरी ऑनरशिप का, जो कि कंपनी की ऑनरशिप का एक हिस्सा होता है और ऑनरशिप के बारे में ही वो बताता है। ठीक है? जब भी कंपनी जब भी कंपनी नए शेयर्स इशू करती है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की ऑनरशिप डाइल्यूट हो जाती है बच्चों, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेट सपोज ए के पास 1000 शेयर है, बी के पास 1000 है, कंपनी ने 2000 इशू कर रखे हैं। ठीक है? तो ए की मालकियत 50%, बी की मालकियत 50%। कंपनी ने सी से पैसा उठाना था, सी को भाई साहब 2000 इशू कर दिए। सी को जब 2000 इशू कर दिए, तो आउट ऑफ द 4000 शेयर्स इसके पास तो 1000 है, मतलब ये 25% का मालिक रह गया भाई। ये 25% का ये 25% का मालिक रह गया, ये 50% का मालिक बन गया भाई। क्लियर है बच्चों? आप समझ पा रहे हो कि शेयर्स तो उतना ही रहे पर मालकियत कम हो गई। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, ऑनरशिप कंपनी की डाइल्यूट होती है, कि जो एग्जिस्टिंग मालिक हैं उनकी ऑनरशिप बच्चों डाइल्यूट होगी। हर एक शेयर की कोई फेस वैल्यू होती है जिसको अपन लोग नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोल सकते हो, और जो कि एक्चुअल लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी है कंपनी की टुवर्ड्स शेयर होल्डर। ठीक है बच्चों, आई होप ये छोटी सी बात आपको क्लियर होगी। आगे देखते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश में क्या क्या आता है। बच्चों देखो, जब भी अब आपने देखा था कि जब भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म में कोई कैपिटल आती है तो वो बैलेंस शीट में शो होती है लाइबिलिटी साइड, है ना? एज वो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी, तो वो बैलेंस शीट में वो शो होगी। इन द सेम वे, जब भी कंपनी शेयर इशू करके पैसा रेज करती है, तो उसको वो जो लाइबिलिटी है वो बैलेंस शीट में शो करनी पड़ती है। ठीक है? आगे जब आपको रिप्रेजेंटेशन बताएंगे आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है? अभी के टाइम आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में आएगी, और बैलेंस शीट के अंदर भी एक पोर्शन होता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का। ठीक है? ये लाइबिलिटी का ही पार्ट होगा। तो वहां पे जो वैल्यू स्टैंड करेगी ना, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में जो वैल्यू स्टैंड करेगी, वो एक्चुअल में लाइबिलिटी होगी कंपनी की टुवर्ड्स शेयर होल्डर। ठीक है?
इसके अलावा कंपनी को बहुत सारे डिस्क्लोजर्स भी करने पड़ते हैं। ये वैल्यू तो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी ही पड़ेगी बैलेंस शीट में, वो तो पार्टनरशिप फर्म में भी करनी पड़ती थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं कि भाई टोटल इशूड शेयर्स कितने हैं, हर एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, बहुत सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं। जैसे जैसे अपन लोग आगे चलते जाएंगे आपको पता लगता रहेगा। ठीक है बच्चों। अब जब भी कंपनी शेयर इशू करती है बच्चों, कंपनी के पास दो ही ऑप्शंस हैं, या शेयर इशू करे एट पार, ठीक है, या एट प्रीमियम। पार का मतलब है जितनी फेस वैल्यू है उतने पर ही इशू करा गया। प्रीमियम का मतलब होता है जितनी फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पर इशू करा गया। ठीक है। नॉर्मली बच्चों जब कंपनी को ये लगता है ना कि उसके शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है, तो मान लो अब आपके पास कोई प्रोडक्ट है, सपोज आपके पास कोई प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज आपके पास एक पेन है, आपको ये पेन है 10 रुपए का, ठीक है। आपको पता हो कि यार इस पेन की डिमांड बहुत है, इस पेन की डिमांड बहुत है, तो क्यों अगर मैं इसको 15 में भी बेचूं ना, तो ये 15 में भी बिक जाएगा, तो आप 15 में बेचोगे ना अपने प्रॉफिट के लिए। इन द सेम वे बच्चों, जब कंपनी की अच्छी रेपुटेशन होती है, उसके शेयर्स की डिमांड ज्यादा होती है, तो कंपनी क्या करती है, जो शेयर है वो प्रीमियम पे बेचती है। बट एक बार फिर से बच्चों, जो कंपनी की हमेशा याद रखना है इंटरनल लाइबिलिटी रहती है, जो इंटरनल लाइबिलिटी रहती है वो हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग टू फेस वैल्यू ही रहेगी। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक शेयर है मान लो 10 रुपए का, कंपनी ने बेचा 15 का। ठीक है। एक शेयर की फेस वैल्यू थी इतनी, कंपनी ने महंगा बेचा मान लो कोई एक लड़का है राम, ठीक है, राम के पास 1 लाख शेयर्स हैं। ठीक है। ठीक है, 1 लाख शेयर पड़े। इट मीन्स राम ने कितना पैसा लगाया इस कंपनी में, 15 लाख। 15 लाख लगाया ना। तो अब राम क्या सोचेगा कि यार जैसे मैं पार्टनरशिप फर्म में 15 लाख लगाता था तो मेरी कैपिटल 15 लाख रहती थी, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। अरे भाई नहीं, आप ये देखो आपके पास शेयर कितने हैं, और जो आपकी कैपिटल होगी ना, एक तरह से जो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है, वो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग है। 1 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से, तो 10 लाख जो है वो इंट्रिंसिक लाइबिलिटी रहेगी, या उसको आप शेयर कैपिटल भी बोल सकते हो, उसको आप शेयर कैपिटल भी बोल सकते हो। और जो एक्स्ट्रा 5 लाख कमाया वो प्रीमियम का है, वो कंपनी कहती है ये तो हमारा प्रॉफिट है भाई साहब, ये थोड़ी लाइबिलिटी है, ये तो हमने अपने गुडविल का कमाया है। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा थी, हर कोई हमें पसंद करता था, लेना चाहता था, वो तो हमने उसका कमाया, वो लाइबिलिटी नहीं है। ना 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 ना, लाइबिलिटी उतनी रहेगी जो शेयर के ऊपर लिख रखा है। अब बच्चों सपोज करो आपके पास 10 रुपए का नोट है, मान लो 10 रुपए का नोट है, आप एक दुकानदार के पास जाकर क्या 20 रुपए की कोई चीज ले सकते हो? 20 रुपए की नहीं ना, वो जितनी वैल्यू है उतनी की चीज मिलती है ना। इन द सेम वे अगर 10 रुपए का शेयर है, कंपनी के पास जाओगे तो कंपनी बोलेगी भाई साहब इसकी 10 रुपए ही वैल्यू है, 10 के 10 ही देंगे आपको। दैट इज शेयर कैपिटल बच्चों, दैट इज शेयर कैपिटल। मैं आपको धीरे धीरे ये आगे आगे समझाता जाऊंगा, ये कोर कॉन्सेप्ट है। एक बार आपको ये बच्चों बेसिक समझ आ गए, आगे आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली। क्लियर है बच्चों? चलो अब बताता हूं आपको कि शेयर कैपिटल का बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर कैसे कैसे होता है। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में हम क्या क्या शो करते हैं। एक बच्चों अपन लोग शो करते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, एक शो करते हैं इशूड शेयर कैपिटल, एक शो करना सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। आपको ये बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स लग रही होंगी, बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स लग रही होंगी ना, बट है कुछ भी नहीं। ऑथराइज्ड का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से अप्रूवल ले रखा है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में
पूरी जिंदगी में कितने शेयर्स इशू कर सकती हैं? हाउ मेनी शेयर्स? यस, हाउ मेनी शेयर्स, उनसे अप्रूवल ले रखा है। करेंगे कब करेंगे वो बात बाद की है, अभी उनसे अप्रूवल ले रखा है। इससे ज्यादा एक भी शेयर इशू नहीं करा जा सकता, इससे ज्यादा एक शेयर भी इशू नहीं करा जा सकता। ठीक है, अब ये बच्चों इनफैक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना कि शेयर्स में क्या होता है, इक्विटी शेयर्स अलग हैं, प्रेफरेंस शेयर्स अलग हैं। इन द सेम वे जो अप्रूवल भी लिया होता है ना, वो इक्विटी का अलग, प्रेफरेंस का अलग लिया होता है। ठीक है, और ये चीज जिसको अपन लोग ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं, ये आपको बैलेंस शीट के अंदर एक आएगा, नोट टू अकाउंट्स, नोट्स बनते हैं जहां पे, वहां पे शो करना पड़ता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। नॉर्मली किस फॉर्मेट में लिखा जाता है बच्चों, ये देखो, मान लो 1 लाख शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख ऑथराइज के केस में, ऑथराइज के अंदर ऐसा आएगा, एट द रेट ऑफ लेट सपोज 10। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10 लाख। इस तरीके से मतलब आपको पूरा बताना पड़ेगा कि कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में 1 लाख इक्विटी शेयर्स ही इशू कर सकती है। हर एक शेयर की फेस वैल्यू इतनी होगी बच्चों। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब इशू करेगी कितनी, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है। हो सकता है स्टार्टिंग में कंपनी ने सिर्फ अपने 2 प्रमोटर्स को 100 शेयर इशू करे हो। ठीक है, कल को कंपनी को जरूरत पड़े, कंपनी 100 किसी और को भी कर दे, परसों जरूरत पड़े 100 किसी और को भी कर दे, है ना। बट ये टोटल कितने शेयर्स इशू करे हैं, दैट इज इशूड शेयर कैपिटल, ये भी बताना पड़ेगा बैलेंस शीट में, नोट टू अकाउंट्स में। ये जहां पे बैलेंस शीट के अंदर बच्चों शेयर, आगे जाके आप जब इसका फॉर्मेट देखोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप ये इतना समझो कि बैलेंस शीट में एक शेयर कैपिटल का कॉलम आएगा, ठीक है, लाइबिलिटी का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नोट टू अकाउंट्स नंबर डला होगा, जैसे 1 2 3। ठीक है, अब वो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक्सप्लेन करके वहां बताना पड़ेगा कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, इशूड शेयर कैपिटल कितनी है। ठीक है, ये आ गई इशूड। देन आता है बच्चों सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। यस, ये और भी इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब का मतलब, सपोज कंपनी ने 500 शेयर्स इशू कर दिए, 500 शेयर्स। ठीक है, अब सब्सक्राइब ही 400 हुए, मतलब लोगों ने लिए ही 400। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में आएगा कि किन लोगों ने कितना सब्सक्राइब करा है। अब उसके भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं सब्सक्राइब्ड के भी। ठीक है, एक आता है फुली सब्सक्राइब्ड या फुली पेड आप बोल सकते हो। ठीक है, एक आ जाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एक आ जाता है नॉट फुली पेड अप, एक आ जाता है नॉट फुली पेड अप। क्लियर है बच्चों? ये 2 तरह से आएगा। आगे जाके जब आप इश्यू ऑफ शेयर्स और डीप में पढ़ोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि 500 शेयर्स में से मान लो 400 ही सब्सक्राइब हुए, 400 में भी फर्दर 300 के कॉरस्पॉन्डिंग पूरे का पूरा पेमेंट आ गया, 100 के कॉरस्पॉन्डिंग पूरे का पूरा पेमेंट नहीं आ पाया, तो 300 को हम बाइफरकेट कर दिया, 300 और 100 में 300 आएंगे फुली पेड अप सब्सक्राइब्ड शेयर्स, सब्सक्राइब्ड बट फुली पेड अप भी लिख देते हो, और 100 आ जाएंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। क्लियर है बच्चों? इन द सेम वे इनमें भी आपको इक्विटी एंड प्रेफरेंस अलग अलग ही बताने पड़ते हैं। ठीक है, और फेस वैल्यू भी साथ में आएगी। बच्चों हमेशा एक चीज याद रखना, अब आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, इसमें हमेशा एक नंबर ऑफ शेयर्स आया करेंगे। ठीक है, कि शेयर्स हैं कितने। ठीक है, सेकंड आया करेगी फेस वैल्यू, बाकी चीज जो आएगी ना कैपिटल, वो आप निकाल लोगे, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। मतलब इसमें आप सीधी आप ये नहीं बात करोगे कैपिटल की, जैसे फर्म में क्या होता था पार्टनरशिप फर्म के केस में, कि एक पार्टनर ने कैपिटल लगाई 1 करोड़। ठीक है, इन द सेम वे अगर किसी प्रमोटर ने पैसा लगाया कंपनी में 1 करोड़, तो आप सीधी ऐसे बात नहीं करोगे। आप क्या बात करोगे कि भाई इसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और हर एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है।
वहां से आप इसकी कैपिटल निकालोगे, दैट इज इंटरनल लाइबिलिटी, जिसको अपन लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो अब मैंने आपको इंटरनल लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट तो टाइम टू टाइम समझाता गया, एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। मान लो 10 का शेयर पार पे इशू हुआ, पार पे मतलब 10 पे इशू हुआ, तो 600 में कितने शेयर मिलेंगे? 60। वेरी गुड, सिंपल है, 10 का एक है, 600 में 60 है। अगर 10 का शेयर प्रीमियम पे इशू होता, महंगा मिलता, महंगा मिला, तो 600 में कम मिलेंगे ना। 600 में कितने मिले बच्चों? 50 शेयर मिले। महंगा मिलने से हुआ क्या? ऑनरशिप कम होगी बच्चों, ऑनरशिप कम होगी। कहाँ आपको 60 मिलने थे, महंगे बिके तो 50 मिले। मतलब जब कंपनी को ये पता लगता है कि उसके शेयर्स की डिमांड बहुत है, तो वो उसका रेट वाली बढ़ा देती है बच्चों। जब आपको कम शेयर्स मिलेंगे तो आपकी ओनरशिप भी कम होगी। क्लियर है ना? अब मैं आपको ये प्रीमियम का कॉन्सेप्ट एक बार आपको फिर से बता देते हैं। कंपनी की लाइबिलिटी कितनी होती है बच्चों? शेयर होल्डर की तरफ हमेशा याद रखना है, इंट्रिंसिक लाइबिलिटी, इंट्रिंसिक लाइबिलिटी, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, जो फेस के ऊपर लिख रखा है, जो फेस के ऊपर लिख रखा है वही कंपनी की लाइबिलिटी है मेरे भाई, वही लाइबिलिटी है, ना कि जिस पे आपने खरीदा है। 10 का शेयर आप अगर 20 में भी खरीद लो तो 10 ही वैल्यू रहेगी भाई साहब। कंपनी ने जो बकाया 10 है वो तो फायदा कमा लिया, बल्ले बल्ले कर ली कंपनी ने। तो समझे? क्लियर है? अब जैसे सपोज एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है, ठीक है, राम के पास 1000 शेयर है। अब राम चाहे 10 में खरीदे, चाहे 12 में खरीदे, चाहे 15 में खरीदे, कंपनी की लाइबिलिटी 10 के अकॉर्डिंग ही रहेगी। कंपनी की देनदारी टुवर्ड्स राम हमेशा 10,000 ही रहेगी। चाहे राम ने हो सकता है 15 में खरीदना हो सकता है राम ने 15,000 रुपए के खरीदे हो, 12,000 रुपए के खरीदे हो, बट कंपनी की देनदारी टुवर्ड्स राम हमेशा इक्वल्स टू फेस वैल्यू ही रहती है। क्लियर है बच्चों? आई होप ये आपको क्लियर होगा। जो प्रीमियम से पैसा मिलता है ना, वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता। शेयर कैपिटल का पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू फेस वैल्यू आता है। प्रीमियम का पैसा तो फ्री में है, कंपनी का प्रॉफिट है भाई साहब। कंपनी कहती है वो तो हमारे शेयर्स की डिमांड थी, उसकी वजह से हमने महंगा बेचा है, तो वो कैपिटल क्यों ले भाई, उसको कैपिटल क्यों माने हम? ठीक है ना, वो कैपिटल नहीं होती। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है। और जो प्रीमियम का पैसा है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाता है बच्चों। है ये भी लाइबिलिटी साइड ही होगा, बट ये कंपनी का प्रॉफिट है, ना कि शेयर होल्डर्स का। ये शेयर होल्डर को नहीं मिलने वाला ये पैसा भाई साहब, ना ना ना। शेयर होल्डर को सिर्फ शेयर कैपिटल ही मिलेगा, शेयर होल्डर को सिर्फ शेयर कैपिटल ही मिलेगा बच्चों। क्लियर है? जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। ठीक है, जब ये मतलब ये रोजाना होने वाले प्रॉफिट नहीं है, ये कभी कभार होने वाले हैं, रेवेन्यू नेचर के नहीं है ये। जो कंपनी की गुडविल रेपुटेशन की वजह से ये बच्चों ये प्रॉफिट आया है, ये कंपनी अपने पास रखती है। ठीक है, अब यहां तक तो बच्चों हमने फेस वैल्यू का देख लिया, हमने प्रीमियम का देख लिया। प्रीमियम में इशू करने से शेयर होल्डर को क्या नुकसान है, कंपनी को क्या फायदा है, फेस वैल्यू पे देख लिया है ना, मतलब लाइबिलिटी की बात कर ली। अब बात करते हैं कि जो कंपनी शेयर्स इशू करती है वो किन किन टाइप्स में कर सकती है, उसके मोड ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर्स क्या क्या है। ठीक है बच्चों, नॉर्मली दो मोड ही होते हैं, एक लमसम मोड होता है, एक इंस्टॉलमेंट में होता है। ठीक है, लमसम में क्या है, कंपनी बोलती है कि भाई हमने पूरे का पूरा पैसा एक साथ लेना है। लेट्स सपोज सपोज कंपनी ने 1 करोड़ शेयर इशू करे, राम के पास, राम ने 1 लाख सब्सक्राइब करे। ठीक है, कंपनी राम से 1 लाख रुपया इकट्ठा ही ले लेगी, इकट्ठा ही ले लेगी। बट एक होता है इंस्टॉलमेंट में, कंपनी थोड़ा लिहाज करती है। कंपनी कहती है मान लो यार 1 करोड़ में से किसी के पास लेट सपोज 10 लाख शेयर है, ठीक है, हर एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, कंपनी ने एट पार बेचे, एट पार। ठीक है, तो इट मींस 10 लाख के कॉरस्पॉन्डिंग 10 रुपए 1 करोड़ रुपया। तो 1 करोड़ अब बंदे पे बर्डन पड़ेगा,
बंदे पे बर्डन पड़ेगा ना, तो कंपनी ख्याल रखती है कि शेयर होल्डर पर एक साथ फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। वो क्या करती है, बाय पार्ट्स लेगी, बाय पार्ट्स। ठीक है, पहले एक इंस्टॉलमेंट ले ली, फिर दूसरी ले ली, फिर तीसरी ले ली, फिर चौथी ले ली, इस तरीके से इंस्टॉलमेंट्स में पैसा लेगी कंपनी। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं अमाउंट पेएबल इन इंस्टॉलमेंट मेथड, और एक मैंने आपको लंप सम मेथड बता दिया। ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट आएंगी ना, वो उस इंस्टॉलमेंट के अपने अपने नाम होंगे बच्चों। एक को फर्स्ट को बोलेंगे एप्लीकेशन, उसके बाद अलॉटमेंट, देन कॉल्स। आगे आगे जाके आप पढ़ोगे बच्चों, आगे जाके आपको पता लगेगा। अभी के टाइम आप सिर्फ ये ध्यान रखो, दो मेथड होते हैं। एक के केस में पूरी की पूरी पेमेंट एक साथ ली जाती है, एक के केस में बाय पार्ट्स, सो दैट शेयर होल्डर पर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। ठीक है, अब इसको एक बार समराइज कर देते हैं जो हमने पढ़ा है। दैट इज, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश में कंपनी ओनरशिप के बदले में पैसा उठाती है। जो शेयर कैपिटल है वो, मतलब ये कैसे निकलती है, फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है। जो प्रीमियम है वो लाइबिलिटी नहीं है, प्रीमियम एक कैपिटल रिजर्व नेचर का प्रॉफिट है, जिसको सिक्योरिटी एंड प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में रखा जाता है। वो कंपनी का पैसा है जो एक्स्ट्रा उसने कमाया है बच्चों। ठीक है, जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है बच्चों, बैलेंस शीट में वही शो होगा। ठीक है, बाकी उस कैपिटल के कॉरस्पॉन्डिंग नोट टू अकाउंट्स में बाकी डिस्क्लोजर्स आएंगे कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी, इश्यूड कितनी थी, कितने प्रीमियम शेयर्स थे, वो सब चीजें डिस्क्लोज करी जाएंगी नोट टू अकाउंट्स में। बट जो जितना सब्सक्राइब हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग टू फेस वैल्यू, जो फिगर आएगी वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, बाकी एंड एट द एंड शेयर्स लमसम में भी इशू किए जा सकते हैं कि पूरे का पूरा पेमेंट एक साथ लिया जाएगा, एंड इंस्टॉलमेंट में भी पेबल हो सकता है। क्लियर है बच्चों ये? ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स पे। इसमें क्या है बच्चों, सेक्शन 42 के अंदर ये कवर्ड है। जब कभी कंपनी पब्लिक को इशू ना करते हुए जनरल पब्लिक को ऑफर किए बिना कुछ पर्टिकुलर ग्रुप, कोई मोटे कस्टमर जिनके पास खूब पैसा है, जैसे बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े लोग, ठीक है, उनको शेयर्स इशू करे, तो इसको बोलते हैं बच्चों प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। इसमें पब्लिक को कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, हम जैसे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड है चाहे लिमिटेड कंपनी है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। जरूरी नहीं है, हम जैसे लोगों को पता भी नहीं चलेगा, बट कंपनी ने बैक एंड पे सारा काम कर रखा होगा। इसमें जनरल पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती, लिमिटेड और सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को ही ऑफर करा जाता है बच्चों। जैसे कंपनी पब्लिक को इशू करने के टाइम एडवर्टाइजमेंट करती है, प्रोस्पेक्टस लेके आती है ना, इस केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक फास्टर मेथड है, कंपनी के लिए बहुत इजी हो जाता है, और जो ओनरशिप डाइल्यूशन भी है वो एक लिमिटेड लोगों के बीच में ही होगा। ठीक है बच्चों, तो प्राइवेट प्लेसमेंट एक ऐसा मेथड है जिसमें कंपनी सेक्शन 42 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जनरल पब्लिक को ऑफर किए बिना सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को ही शेयर इशू करती है। ओके, ठीक है बच्चों, और पब्लिक इशू में क्या होता है, पब्लिक इशू में जनरल पब्लिक को एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। ठीक है, उस फॉर्म में फिर शेयर इशू करे जाते हैं। बच्चों, कंपनी के पास बहुत सारे मेथड्स हैं पैसा रेज करने के लिए, बैंक लोन, डिबेंचर्स, बट एक इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक में क्या आता है, कंपनी अपनी ओनरशिप डाइल्यूट करती है। उनके इन केसेस में ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती, शेयर्स के केस में ओनरशिप डाइल्यूट होगी, ये पब्लिक इशू माना जाएगा। ठीक है, ओनरशिप डाइल्यूट होगी, जनरल पब्लिक को थोड़ा सा हिस्सा दिया जाएगा, बदले में उन अपना हिस्सा देते हैं शेयर्स की फॉर्म में, और उनसे शेयर्स के बदले में पैसा कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा था ना, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है वो कोई पैसा लेके आता है, तो पार्टनर को मिलता क्या है, पार्टनर को बच्चों ओनरशिप मिलती है, पार्टनर को ओनरशिप मिलती है, ओनरशिप के बदले में वो पैसा लेके आता है।
ऐसा ही होता था ना। इन द सेम वे बच्चों, कंपनी के केस में भी ऑनरशिप मिलती है शेयर्स की फॉर्म में, ठीक है। और शेयर कैपिटल, जितना पैसा शेयर्स के फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, हमेशा याद रखना है बच्चों, फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग पैसा, ना कि पे किया गया पैसा। फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग पैसा, ना कि पेड पैसा, ठीक है। पेमेंट आपने ज्यादा भी करा हो सकता है, पेमेंट आपने ज्यादा भी करा हो सकता है, बट फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो पैसा है उसी को शेयर कैपिटल बोलते हैं, और वही बच्चों इंटरनल लाइबिलिटी भी बनती है। एक बार हम अब आईपीओ देखते हैं, एक ब्रीफ आईपीओ का ब्रीफ देखते हैं क्या होता है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कंपनी पैसा रेज करने के लिए जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है, उसको आईपीओ बोला जाता है बच्चों। पब्लिक को शेयर्स ऑफर करे जाते हैं, पब्लिक उसके उसके बदले में कंपनी को पैसा देती है, और जब भी कंपनी ऐसा कर ले तो वो एक लिस्टेड कंपनी बन जाती है। उसके जो शेयर्स हैं वो एनएससी बीएससी पे लिस्ट हो जाते हैं। हम वहां पे आप इजीली बाय सेल कर सकते हो, जैसे हम लोग करते हैं ना आजकल, कि आप ग्रो ऐप से करा, जीरोधा से करा, बाय सेलिंग करी। वो तभी कर पाते हो बिकॉज जो शेयर्स हैं वो एनएससी बीएससी पर लिस्टेड है बच्चों। और लिस्ट कब होते हैं? जब कंपनी एक बार आईपीओ लेकर आती है, पैसा रेज करती है, तब जाके शेयर्स लिस्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब जब कोई कोई बंदा, कोई शेयर होल्डर शेयर परचेज करता है, तो उसको मिलता क्या है बच्चों? उसको क्या बेनिफिट हो रहा है? उसको मिल रहा है डिविडेंड, प्रॉफिट्स में हिस्सा, जैसे पार्टनरशिप के केस में होता था ना। बट पार्टनरशिप के केस में बच्चों कंपलसरी था कि जब भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में बंटता था। एक बात याद रखना, डिविडेंड कंपलसरी नहीं होता, हमने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है। कंपनी चाहे तो डिविडेंड देती है, नहीं चाहे तो नहीं देती। अच्छा, फिर यार फिर क्या बेनिफिट हुआ शेयर होल्डर को? डिविडेंड भी नहीं मिल रहा। भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट, कैपिटल एप्रिसिएशन। आज आपने कोई शेयर 100 का खरीदा है, कल को वो 1000 का हो गया, तो आपकी 10 गुना हो गई आपकी कैपिटल, आपका पैसा 10 गुना हो गया, आप मार्केट में 1000 का बेच सकते हो। सबसे ज्यादा ये बेनिफिट है, और तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। डिविडेंड प्रॉफिट तो ठीक है, कोई भी यार देखो, हम लोग क्या है, 10,000 20,000 खर्च करने वाले लोग हैं, ठीक है। प्रॉफिट में से कितना का ले लेंगे? हम प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं है, हम कैपिटल एप्रिसिएशन पे डिपेंड है। हम चाहते हैं वो बढ़े और हम मार्केट में महंगा बेचें, ठीक है। और क्या मिलता है बच्चों शेयर होल्डर को? एक मिलता है वोटिंग राइट्स, यस, डिसीजन लेने की पावर। मैक्सिमम जो मेजर डिसीजन कंपनी में लिए जाएंगे वो वोटिंग के थ्रू होंगे, और जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स हैं उसके पास उतने ज्यादा वोटिंग राइट्स होंगे बच्चों, ठीक है। उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी, वोटिंग पावर उसकी उतनी ज्यादा होगी। तो एक वन लाइन में क्या आएगा? पब्लिक इश्यू एक ऐसा मेथड है जिसमें कंपनी आईपीओ के थ्रू अपनी ओनरशिप का हिस्सा जनरल पब्लिक को ऑफर करती है और बदले में उनसे पैसा कलेक्ट करती है, ठीक है बच्चों। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही हम आराम आराम से चले हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको आंसर मिलेगा। और बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। इसी से बच्चों हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम और नई से नई वीडियोस लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।